देखिए, लास्ट क्लास में हमने इशू ऑफ शेयर फॉर कैश डिस्कस करना चालू किया था और इशू ऑफ शेयर कैश में हमने देखा था कि दो तरह से कैश में हम शेयर इशू कर सकते थे, एक लमसम बेसिस पे और एक इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। लमसम बेसिस का मतलब क्या था कि जो भी पैसा आपको लेना है उन शेयर के अगेंस्ट में, वो सारा का सारा अमाउंट आप वन टाइम में लेते थे। और दूसरा तरीका होता है कि इशू करना शेयर को कैश में, लेकिन ये पैसा जो हम रिसीव करेंगे वो कैश में ना रिसीव करके कैसे, सॉरी, लमसम में ना रिसीव करके कैसे रिसीव करेंगे, इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, मतलब डिफरेंट स्टेजेस पे हम पैसे को रिसीव करेंगे। तो देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए कि देखिए जब पहली बार आप पैसा रिसीव करोगे तो वो किसके साथ रिसीव करोगे, तो जैसे हम लमसम बेसिस पे करते थे कि जब आप अप्लाई करोगे हमारे पास तो उस अप्लाई के साथ साथ आप कुछ पेमेंट भेजोगे। लमसम में क्या होता था कि सारा अमाउंट हम एप्लीकेशन के साथ ले लेते थे, लेकिन यहां पे क्या होगा, मान लीजिए कि हमारे शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। ठीक है, अब मुझे ये 10 रुपए लेना है शेयर होल्डर से, और इंस्टॉलमेंट में लेने का मतलब है कि 10 रुपए मैं एक बार में ना लेकर डिफरेंट स्टेजेस में लूंगा। तो मान लीजिए हमने ये कहा कि जब आप अप्लाई करोगे हमारे पास तो उस एप्लीकेशन के साथ साथ आप मुझे कितने रुपए दे दोगे, 4 रुपए। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप कब पैसे लेंगे, विथ एप्लीकेशन, और इसे हम क्या कहेंगे, एप्लीकेशन मनी। और हमने एप्लीकेशन पे कितने रुपए ले लिए, 4 रुपए। नेक्स्ट स्टेज क्या आएगा कि एप्लीकेशन आ गया आपके पास, उसके बाद आपको पता है विद इन 30 डेज आफ्टर क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन आपको क्या करना पड़ता है, शेयर अलॉट करना पड़ता है। तो सेकेंड टाइम जो हम पैसा कॉल करेंगे वो कब करेंगे, जब हम शेयर अलॉट करेंगे, और इसे हम क्या नाम देंगे, अलॉटमेंट मनी। लेट सपोज हमने कहा कि अलॉटमेंट के साथ साथ मुझे फिर और कितने चाहिए, 2 रुपए चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहली बार हमने पैसे कब कॉल करे, एप्लीकेशन पे। सेकेंड कॉल हमने कब करा, अलॉटमेंट पे। इसके बाद यदि कुछ बैलेंस बच जाता है, जैसे हमारे इस क्वेश्चन में 10 लेना था, 10 में अब तक हम कितना कॉल कर चुके हैं, 6 रुपए हम अब तक कॉल कर चुके हैं। तो 10 में 6 अब तक आप कॉल कर चुके हो, बैलेंस कितना बच रहा है, 4 रुपए। ये बैलेंस का 4 रुपए मुझे कब लेना है, कॉल पे लेना है। अब बात को गौर से समझिएगा, नंबर ऑफ कॉल्स क्या होंगे इसके बारे में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहेंगे जितनी मर्जी उतने कॉल में ये पैसा रिसीव करेंगे। मान लीजिए कि ये 4 रुपए मैं एक बार में ही लूंगा, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा, इसके बाद जो पहला कॉल होगा उसे हम कहेंगे फर्स्ट कॉल। लेट सपोज हमने फर्स्ट कॉल 4 रुपए मुझे कॉल पे लेने थे, पहले कॉल पे मैंने कहा कि मैं लूंगा सिर्फ 2 रुपए। तो अब भी बैलेंस कितना बच गया मेरे पास, 2 रुपए। कैसे, 4 एप्लीकेशन पे लिया, 2 अलॉटमेंट पे लिया और 2 फर्स्ट कॉल पे लिया। इसके बाद मैं फिर एक कॉल करूंगा, इसे मैं कहूंगा सेकेंड कॉल, और इस सेकेंड कॉल के साथ भी मैं कितना लूंगा, 2 रुपए। जरूरी नहीं 2 लिया जाए, हो सकता है सेकेंड कॉल पे 1 लिया जाए, फिर थर्ड कॉल किया जाए, थर्ड कॉल के साथ 1 लिया जाए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पहले 2 स्टेजेस का नाम है, इसके बाद जो भी स्टेज होगा उसे हम क्या कहेंगे, कॉल है। और एक बार में लिया जाए तो फर्स्ट कॉल है, दोबारा भी लेने की जरूरत पड़ी है तो सेकेंड कॉल, फिर ले रहे हैं तो थर्ड कॉल। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये स्टेजेस होते हैं इंस्टॉलमेंट के। क्लियर है, स्टेजेस ऑफ इंस्टॉलमेंट। चलिए अब बात करते हैं हम जर्नल एंट्री की, अकाउंटिंग एंट्री की। तो देखिए हम ये एग्जांपल मान के चल रहे हैं कि लेट सपोज हमारा शेयर था 10 रुपए का, और इसे हम 3 बार में रिसीव कर रहे हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन पे रिसीव करेंगे पेमेंट, देन हम अलॉटमेंट पे रिसीव करेंगे, और देन हम फर्स्ट कॉल पे रिसीव करेंगे। एप्लीकेशन पे हमने 5 रुपए रिसीव कर लिया, अलॉटमेंट पे हमने 3 रिसीव करना है, और फर्स्ट कॉल पे 2 रिसीव करना है। इस तरह से पूरे 10 रुपए मुझे रिसीव करने हैं। तो देखिए होगा क्या, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जैसे ही शेयर होल्डर को आप प्रोस्पेक्टस इशू करोगे, शेयर होल्डर उस प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करेगा कि उन्हें आपका शेयर परचेस करना है या परचेस नहीं करना है। और उसने एक बार डिसाइड कर लिया कि परचेस करना है, तो ये प्रोस्पेक्टस इशू करना कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है कि हम इसकी जर्नल एंट्री करें। लेकिन जैसे ही उसने आपके यहां अप्लाई किया, हर एप्लीकेशन के साथ साथ वो ये 5 रुपए भी आपको भेजेगा।
हर एप्लीकेशन के साथ ये 5 रुपए जो आपको रिसीव होंगे, ये आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा। तो सबसे पहली एंट्री, एंट्री नंबर 1 हमारे बुक्स में किस डेट को होगी? ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। जिस दिन मुझे एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, सबसे पहला ट्रांजेक्शन उस दिन होगा। और जर्नल एंट्री क्या होगी? मेरे पास पेमेंट रिसीव होगा मेरे बैंक अकाउंट में, जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। अमाउंट क्या होगा? देखिए, लेट सपोज कि जो नंबर ऑफ शेयर हैं वो मान लीजिए हमारे पास है, हमने इशू करा है 5000 शेयर। हमने कितने शेयर इशू करे हैं? 5000 शेयर। तो जर्नल एंट्री देखिए क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर है 5000 मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए चाहिए मुझे हर शेयर से एप्लीकेशन पे? 5। तो जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 25000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 25000। ये मुझे एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई उस दिन की, ये जर्नल एंट्री है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री मैं कब करूंगा? जब मैं ये डिसाइड कर लूंगा कि इन एप्लीकेंट्स को मुझे वो शेयर अलॉट करना है, तो उस दिन क्या करेंगे हम? फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, ध्यान दीजिएगा कि एप्लीकेशन अकाउंट में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में जो 25,000 रुपीज पड़े थे, जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इन्हें शेयर इशू करना है, तो इस टेम्पोररी अकाउंट से उस पैसे को उठा के हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? शेयर से रिलेटेड जो परमानेंट अकाउंट होता है, कहां? शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो ये देखिए, ये कौन से स्टेज की एंट्री थी? ये अभी हमने क्या करा, जो मुझे एप्लीकेशन रिसीव हुआ था, जो मुझे एप्लीकेशन रिसीव हुआ था, उस एप्लीकेशन से रिलेटेड दो जर्नल एंट्री हुई। सबसे पहले उस एप्लीकेशन के पेमेंट को मैंने रिसीव करा, और फिर जिस दिन मैंने शेयर अलॉट किया, उस पैसे को, उस एप्लीकेशन मनी को मैंने ट्रांसफर कर दिया कहां? शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, एप्लीकेशन का स्टेज खत्म हो गया हमारा। नेक्स्ट स्टेज क्या आएगा हमारा? अब मुझे अलॉटमेंट पे रिसीव करना है, कितना? 3 रुपए। अब एक एग्जांपल से समझिएगा इस सिचुएशन को। आप किसी कॉलेज में अप्लाई करने जा रहे हैं, जैसे शेयर होल्डर शेयर के लिए अप्लाई करने जाता है कंपनी में, तो फर्स्ट टाइम जब कॉलेज को किसी भी बच्चे का एप्लीकेशन रिसीव होता है, तो क्या कॉलेज को पता होता है कि मेरे पास कौन अप्लाई करेगा, कहां से अप्लाई करेगा, कितने एप्लीकेशन मुझे रिसीव होंगे? बिल्कुल कॉलेज को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता है। उसी तरह कंपनी के बारे में सोचिए कि जिस दिन उसने प्रॉस्पेक्टस इशू किया था शेयर के एप्लीकेशन के लिए, क्या कंपनी को आइडिया था कि मेरे पास कितने एप्लीकेशन आएंगे? बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो उस दिन हुआ जिस दिन वो एप्लीकेशन रिसीव हुआ। लेकिन जरा गौर से सुनिएगा, अब मैंने शेयर अलॉट कर दिया है शेयर होल्डर को। क्या अब मुझे नहीं पता है कि मुझे किन लोगों से ये 3 रुपए क्लेम करने हैं? मुझे ये 3 रुपए किससे लेने हैं? एप्लीकेशन के वक्त तो मुझे नहीं पता था कि किससे लेने हैं। तो पहले पैसा रिसीव हुआ था, पहले पैसा मुझे रिसीव्ड हुआ था, और फिर मैं उस पैसे को क्या करा था? मैंने ट्रांसफर करा था। सिचुएशन समझिएगा, क्यों मैंने पहले पैसा रिसीव किया था? क्योंकि पहले मेरे पास पेमेंट डायरेक्ट रिसीव हुआ था, डायरेक्ट एप्लीकेशन के साथ मेरे पास एप्लीकेशन मनी आई थी, और फिर उस मनी को मैंने क्या करा था? उसके परमानेंट अकाउंट में ट्रांसफर किया था। लेकिन एप्लीकेशन के बाद के स्टेज को समझिए, क्या अलॉटमेंट पे भी कंपनी को ये आइडिया नहीं है कि मुझे किससे पैसे लेने हैं? अब बिल्कुल क्लियर कट व्यू है कि मुझे पैसा लेना है किन लोगों से, जिन्होंने मेरे पास शेयर के लिए अप्लाई किया था, उन लोगों से। तो एप्लीकेशन का स्टेज तो ऐसा स्टेज है जहां सबसे पहली एंट्री पैसा रिसीव होने की होती है, लेकिन इसके बाद के जो भी स्टेजेज होंगे, देखिएगा, जैसे मैं यहां 3 टुकड़ों में पैसा ले रहा था, तो हर स्टेज के लिए, जैसे एप्लीकेशन के लिए 2 एंट्री, अलॉटमेंट के लिए भी कितनी एंट्री होगी? 2, और कॉल के लिए भी कितनी एंट्री होगी? 2। हर स्टेज के लिए 2 एंट्री होगी, जिसमें एप्लीकेशन में पहले पैसा रिसीव होगा, फिर वो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। लेकिन अब स्टेज आ गया मेरा कौन सा? अलॉटमेंट का। अब आ गया अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट पे मुझे पहले से पता है मुझे किन से पैसे लेने हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? ड्यू करूंगा। अलॉटमेंट को क्या करूंगा? ड्यू करूंगा।
अलॉटमेंट ड्यू करने का मतलब है कि आप क्लेम करोगे उन शेयर होल्डर से कि भाई मुझे अलॉटमेंट के पैसे चाहिए, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। एप्लीकेशन के स्टेज पे जो आपकी सेकेंड एंट्री थी, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड एंट्री क्या थी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब जो सेकेंड एंट्री थी, पैसे को एक तरह से कहा जाए, बिल्कुल लेमैन के लैंग्वेज में, पैसे को हमने ठिकाने लगा दिया था उनके परमानेंट अकाउंट में। अब क्या होगा, अलॉटमेंट जब आप ड्यू करने जाओगे ना, तो वो एंट्री पहले आ जाएगी और जनरल एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो एंट्री यहां नंबर 2 पे हो रही थी, मतलब एप्लीकेशन के स्टेज पे जो एंट्री बाद में हो रही थी, वो अलॉटमेंट के स्टेज पे पहले होने लगेगी। और मुझे इन 5000 शेयर होल्डर से अलॉटमेंट मनी कितनी? 3 रुपए चाहिए। मैं पहले उनसे पैसा मांगूंगा, मैं पहले उनसे पैसा ड्यू करूंगा, ठीक है। और ड्यू करने के बाद देन मैं क्या करूंगा, उस अलॉटमेंट मनी को रिसीव करूंगा। तो एप्लीकेशन के स्टेज पे जो रिसीव करने की एंट्री पहले आती थी, अलॉटमेंट में वो बाद में आने लगेगी, जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो एप्लीकेशन पे पहले रिसीव देन ट्रांसफर, अलॉटमेंट पे पहले ट्रांसफर देन रिसीव। फिर थर्ड स्टेज आएगा हमारा, कौन सा? कॉल का। तो फिर वही बात, अलॉटमेंट की तरह मुझे पता है मुझे किन से पैसे लेने हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ड्यू करूंगा कॉल पे। जनरल एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 5000 शेयर होल्डर से मुझे ड्यू करना है 2 रुपए, तो मैं पहले उनसे मांगूंगा कि भाई आप 5000 शेयर होल्डर जो है अपने 2-2 रुपए दीजिए। ड्यू करा, और फिर फर्स्ट कॉल की मनी रिसीव होगी मुझे। तो कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लमसम में आप एक बार पैसा रिसीव करते थे, जनरल एंट्री होती थी शेयर, अच्छा वहां ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ होता था, इसलिए जनरल एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पहली एंट्री और दूसरी एंट्री जिस दिन आप अलॉट करते थे उस दिन एंट्री होती थी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इंस्टॉलमेंट में क्या है कि आप डिफरेंट स्टेजेस में पैसे लेंगे, हर स्टेज के लिए 2 एंट्री होगी, ये तो क्लियर है। तो अब एप्लीकेशन इंडिविजुअल है और अलॉटमेंट इंडिविजुअल है, तो यहां पे अब आप क्या करोगे, जैसे लमसम में एक साथ एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अब आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सिर्फ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अलॉटमेंट इसके साथ नहीं होगा क्योंकि अलॉटमेंट यहां पे डिफरेंट है। पैसा रिसीव हुआ, फिर उस पैसे को हमने क्या करा, ट्रांसफर करा, तो जनरल एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन के बाद के सारे स्टेज पे मुझे पता है कि मुझे किन से पैसे लेने हैं, तो पहले मैं ड्यू करता जाऊंगा, फिर मैं रिसीव करता जाऊंगा अलॉटमेंट पे। इसी तरह फर्स्ट कॉल पे मैं पहले ड्यू करूंगा, देन मैं रिसीव करूंगा। क्लियर है? जरा देख लीजिए एक बार इन तीनों एंट्री को। इसी तरह अगर सेकेंड कॉल भी रहता तो मैं क्या करता, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। देखिए एक बार एप्लीकेशन की एंट्री सब लोग देखिए फटाफट। फटाफट एप्लीकेशन की एंट्री देखिए, समझिए। मैंने 5 रुपए एप्लीकेशन पे मांगे थे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे मांगे थे और 2 रुपए कॉल पे मांगे थे। समझने की कोशिश कीजिए। एप्लीकेशन की ये एंट्री होगी, देन एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट आया, अलॉटमेंट की भी 2 एंट्री होगी। पहले अलॉटमेंट आप ड्यू करोगे, देन अलॉटमेंट की मनी को रिसीव करोगे। ये अलॉटमेंट की एंट्री है, फटाफट समझिए इसे। और अलॉटमेंट के बाद फिर हमारा स्टेज आएगा किसका, फर्स्ट
कॉल का, और यही फर्स्ट कॉल हमारा आखिरी भी है तो हम इसे ऐसे कहेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसके बाद भी एक कॉल रहता तो हम कहते हैं फर्स्ट कॉल तो सिर्फ फर्स्ट कॉल, सेकेंड के साथ हम लगाते सेकेंड एंड फाइनल कॉल। चलिए, तो अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, देन अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, इसकी एंट्री होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम टर्म ऑफ इशू ऑफ शेयर की। शेयर को कितने तरीके से इशू किया जा सकता है। तो देखिए, किसी भी शेयर को कैश में इशू करने की बात हम कर रहे हैं, दो तरह से इशू किया जा सकता है, एक पार पे और दूसरा प्रीमियम पे। क्या फर्क है शेयर को पार पे इशू करने पे और शेयर को प्रीमियम पे इशू करने पे? पहले पार और प्रीमियम का मतलब समझिए, देन हम पार और प्रीमियम से रिलेटेड एंट्री सीखेंगे। इशू ऑफ शेयर एट पार का क्या मतलब होता है? देखिए, इशू ऑफ शेयर एट पार मींस इशू प्राइस ऑफ द शेयर इज सेम एज इट्स नॉमिनल फेस वैल्यू। शेयर का जो इशू प्राइस है वो यदि शेयर की फेस वैल्यू के बराबर है, जिस फेस वैल्यू का शेयर है उसी वैल्यू पे हम यदि शेयर को इशू कर रहे हैं मार्केट में, तो उसे हम कहेंगे इशू ऑफ शेयर एट पार। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम का क्या मतलब है? इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम मींस इशू प्राइस ऑफ द शेयर इज मोर देन इट्स नॉमिनल फेस वैल्यू। यदि शेयर को आप इशू कर रहे हो, किसी भी शेयर को आप इशू कर रहे हो और उसके फेस वैल्यू पे इशू कर रहे हो, तो इसे हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। लेट सपोज 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर था। 10 रुपए क्या था शेयर का? फेस वैल्यू। और 10 रुपए के शेयर को यदि आप मार्केट में 10 में ही इशू कर रहे हो, तो इसी हम कहेंगे इशू ऑफ शेयर एट पार। मतलब जो फेस वैल्यू हो यदि वो बराबर हो आपके इशू प्राइस के, तो इस टर्म को हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। ठीक है, दूसरा क्या है? इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम का मतलब इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम मींस इशू प्राइस ऑफ द शेयर इज मोर देन इट्स नॉमिनल फेस वैल्यू। लेट सपोज हमारे शेयर का फेस वैल्यू जो है वो डिसाइड किया है हमने 10 रुपीज, लेकिन इशू प्राइस जो है हम मार्केट में उसे अभी, हमारे कंपनी का सिचुएशन अच्छा है, हमने मार्केट में कहा कि नहीं भाई हम 10 के शेयर को 10 में नहीं दे सकते, हमारी कंपनी का रेपुटेशन अच्छा है, स्ट्रेंथ अच्छा है, अब मैं इस 10 के शेयर को 12 में दूंगा या 15 में दूंगा या 17 में दूं या 20 में दूं। सिंपल कहने का मतलब है कि फेस वैल्यू से यदि आपका इशू प्राइस ज़्यादा हो रहा है, फेस वैल्यू से यदि इशू प्राइस आपका ज़्यादा हो रहा है, तो इस टर्म को हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। और फेस वैल्यू के बराबर यदि इशू प्राइस है तो इसे हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। ध्यान दीजिएगा, पार पे इशू करने का मतलब जितनी वैल्यू का शेयर उतने में इशू कर दिया, प्रीमियम का मतलब जितनी वैल्यू का शेयर हमने उससे ज़्यादा में इशू करा। तो आइए अब हम क्वेश्चन से समझते हैं, एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल सब लोग नोट कीजिए अपनी नोटबुक में। इशू ऑफ शेयर एट पार। X Limited issued 10,000 shares of rupees 10 each at par. The payment was received as rupees 3 on application, rupees 3 on allotment, and balance
in two installment of equal value all the shares are duly subscribed and payment was received। ये सिचुएशन है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास कि एक एक्स लिमिटेड है जिसने 10,000 शेयर इशू करने का सोचा है। आप सिंपली क्वेश्चन को ऐसे कॉपी कर लीजिए, नंबर ऑफ शेयर इशू कितना है 10,000, कितने रुपए में, रुपीज 10 का एक शेयर है, और पेमेंट हम कैसे कैसे ले रहे हैं, 3 रुपीज ले रहे हैं हम एप्लीकेशन पे, 3 रुपीज हम ले रहे हैं अलॉटमेंट पे। और देखिए बैलेंस के बारे में क्या कह रहा है, बैलेंस इन 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ इक्वल वैल्यू। बचे हुए हम पैसे जो हैं, बचा हुआ रहा है कितना, क्या देखिए तो 10 में 6 तो हमने ले लिया, तो मेरे ख्याल से बैलेंस कितना बच गया, 10 में 4। अब इस 4 के बारे में कहा जा रहा है कि 2 इंस्टॉलमेंट में लिया जा रहा है। इसका मतलब है इक्वल वैल्यू का 2 इंस्टॉलमेंट, इसका मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे 2 और सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे भी 2। तो अमाउंट कैसे कैसे हमने रिसीव किया, 3 3 2 2। और आपको जर्नल एंट्री करनी है, जरा कोशिश कीजिए तो सब लोग बनाने की कोशिश कीजिए, साथ साथ मैं आखिरी में बनाऊंगा। सब लोग फटाफट इस क्वेश्चन को कॉपी कीजिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए फटाफट। सब लोग, मैं बार बार कहूंगा बस इतना आप कॉपी कर लीजिए, पूरे क्वेश्चन को लिखें ना लिखें, आपका काम इतने से चल जाएगा। इस पोर्शन को आप कॉपी कीजिए जल्दी और सॉल्व कीजिए। मैं 5 मिनट दूंगा, 5 से 7 मिनट सॉल्व करने के लिए। सब लोग सॉल्व कीजिएगा।
भाई आप अपना सॉल्व करिए ना। सॉल्व कीजिए सब लोग अपना अपना, कुछ नहीं हटा है। सबका हो गया? चलिए, जर्नल का फॉर्मेट तो याद होगा, 11th क्लास में सीखा था। उस फॉर्मेट में आपको बनाना है, जो भी सवाल बनाना है। चलिए क्वेश्चन पे आइए। कंपनी का नाम क्या है? एक्स लिमिटेड। आप सबसे ऊपर डाल दीजिए इन बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, और ये क्या है हमारा? जर्नल। ठीक है, इन बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल। डेट यहां मेंशन नहीं है, अदरवाइज आपको ध्यान होगा यदि जर्नल के फॉर्मेट का, तो सबसे पहला कॉलम होता है हमारा डेट का। इस क्वेश्चन में कहीं डेट मेंशन नहीं है, तो इसे आप इग्नोर करते चलिए। अब पहली एंट्री कब होगी? पहली एंट्री उस दिन होगी जिस दिन मुझे एप्लीकेशन रिसीव होगा, और एप्लीकेशन के साथ साथ मुझे क्या रिसीव होगा? पेमेंट। तो मैं जर्नल एंट्री करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट क्या डालोगे? जो भी नंबर ऑफ शेयर होगा, नंबर ऑफ शेयर था हमारा 10,000, मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन मनी मुझे कितनी चाहिए? 3, और क्रेडिट में भी 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3, और नरेशन आप लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। एक एंट्री मेरी पूरी हो गई। पहली एंट्री। दूसरी एंट्री कब होगी? नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी इस एप्लीकेशन मनी को जिस दिन मैं ट्रांसफर करूंगा उसके परमानेंट अकाउंट में, यानी कि शेयर कैपिटल में, और वो डेट कौन सा होगा? अलॉटमेंट का दिन। मैं एंट्री करूंगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमने ट्रांसफर कर दिया शेयर एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल अकाउंट में। क्लियर? चलिए, 2 एंट्री कर ली हमने। अब थर्ड एंट्री कब होगी? एप्लीकेशन से रिलेटेड दोनों एंट्री हो गई। मैंने बताया था कि हर स्टेज से रिलेटेड 2 एंट्री होगी, तो ये 2 एंट्री किस बात की हो गई? एप्लीकेशन की। नेक्स्ट स्टेज हमारा कौन सा आएगा?
सर नेक्स्ट स्टेज आएगा अलॉटमेंट का, और अलॉटमेंट पे भी मुझे कितने लेने हैं, 3 रुपए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा कि जैसे एप्लीकेशन पे मैंने पहले पेमेंट रिसीव किया था, फिर उस पेमेंट को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया था, अब क्या होगा, अब मैं पहले पैसा ड्यू करूंगा। जर्नल एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने लेने हैं भाई, अगेन 3 रुपीज। चलो डाल दो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3। ये शुरुआत में मैंने कहा है मल्टीप्लाई करके लिखने, बाद में आप टोटल वैल्यू लिखोगे। और थर्ड एंट्री हो गई अलॉटमेंट ड्यू करने की। फोर्थ एंट्री किस बात की होगी आपकी, अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। नरेशन में नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखोगे लेकिन पेपर में। बैंक अकाउंट डेबिट टू, मैंने पहले अलॉटमेंट के पैसे मांगे थे, अब अलॉटमेंट के पैसे मुझे मिल रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये दोनों एंट्री हो गई किससे रिलेटेड, अलॉटमेंट से रिलेटेड। ये 2 एंट्री हो गई मेरी अलॉटमेंट से रिलेटेड। अब अलॉटमेंट स्टेज भी खत्म हो गया। नेक्स्ट स्टेज कौन सा आएगा मेरा, फर्स्ट कॉल का। और अलॉटमेंट की तरह ही फर्स्ट कॉल पे भी सबसे पहले मैं पैसे मांगूंगा शेयर होल्डर से। जर्नल एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट being first call due। कितने रुपए लेने हैं फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपए। तो फर्स्ट कॉल हमने ड्यू कर लिया। चलो बताओ नेक्स्ट एंट्री। अब जब फर्स्ट कॉल मांगा है तो फिर क्या होगा, फर्स्ट कॉल रिसीव होगा। जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब ये 2 रुपए आप रिसीव करो। बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री, फर्स्ट कॉल कर लिया हमने, इसके बाद मुझे सेकेंड कॉल भी करना है, लेकिन सेकेंड जो है वो आखिरी कॉल है। तो इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले सेकेंड कॉल ड्यू करूंगा। मैं लिखूंगा शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू। ये मैंने फाइनल क्यों लगाया साथ साथ, क्योंकि जो सेकेंड है वही हमारा आखिरी कॉल भी है। 3 हमने एप्लीकेशन पे ले लिया, 3 अलॉटमेंट पे ले लिया, 6 रुपए हो गए, 2 फर्स्ट कॉल पे ले लिया, 8 हो गए, 10 में और बचे कितने, 2, और वो मैं सेकेंड कॉल पे ले रहा हूँ। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अगेन नरेशन लिख लोगे, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। मैं नहीं लिख रहा नरेशन। और आखिरी एंट्री फिर करोगे सेकेंड कॉल रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो इस तरह देखिए हर स्टेज के, जितने स्टेज में भी पैसे लिए जाएंगे ना, हर स्टेज के 2 एंट्री, 2 एंट्री हमने एप्लीकेशन की करी 1 2, फिर 2 एंट्री अलॉटमेंट की 3 4, देन 2 एंट्री फर्स्ट कॉल की 5 6, और देन 2 एंट्री फाइनल कॉल की, सेकेंड एंड फाइनल कॉल की 7 एंड 8। तो एप्लीकेशन में पहले पैसा रिसीव होगा, फिर हम उसे ट्रांसफर करेंगे, और उसके बाद के सारे स्टेज में पहले आप पैसा ड्यू करोगे, देन फिर पैसा
रिसीव करोगे। तो होप कि ये सारी एंट्री आपको समझ में आ गई है। असाइनमेंट जो होगा आपका, होमवर्क जो होगा वो आपको भेज दिया जाएगा ग्रुप पे। 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर हम अगली क्लास शुरू करते हैं। चलिए, जब तक जिन्हें कॉपी करना है वो कॉपी कर लीजिए।